जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। आज है दोस्तों 11 दिसंबर वेडनेसडे 2024। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखी जाएगी और बैकग्राउंड डिटेलिंग भी दी जाएगी जो भी आपके एग्जाम्स को लेकर के यहाँ पे आवश्यक होता है। जल्दी से यहाँ पे देखेंगे फ्रंट न्यूज़ को, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले थंबनेल वाले चीज़ों से ही शुरुआत करते हैं। बात करी जा रही है दिल्ली की। यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन है दोस्तों, और इलेक्शन से पहले कुछ यहाँ पे ऑफर आए हैं पॉपुलिस्ट स्कीम के तौर पे। उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं केजरीवाल साहब के द्वारा कि जो भी यहाँ पे ऑटो ड्राइवर हैं उनको लेकर के 5 गारंटियां दी गई हैं। ये 5 गारंटियां क्या हैं? तो सबसे पहले आपको 10 लाख का यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं आपको जानना। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंटली दिल्ली में हम जान रहे हैं इलेक्शन आने वाले हैं। तो यहाँ पे हर पार्टी अपनी अपनी स्कीम लेकर के आएगी और यहाँ पे जनता को लुभाने का प्रयास करेगी, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस को समझना और करना नहीं है। हमें उस चीज़ को बैकग्राउंड की डिटेलिंग को देखना है। तो क्या क्या ये गारंटी देते हैं उसको लेकर के हम समझेंगे और आगे इसी चीज़ को देखेंगे कि जो स्कीम इस प्रकार से ये लोग दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, इन ऑफर्स के क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या फायदे हैं, वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ऑफर में क्या क्या दिए हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि अगर हम फिर से जीत करके अगर पावर में आते हैं तो 5 लाख रुपए का टोटल 10 लाख रुपए यहाँ पे बात बोली जा रही है। 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर और यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प ही यहाँ पे दी जाएगी 1 लाख रुपए की। ये दूसरी स्कीम हो गई। 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल और इंजर्ड, टोटल 10 लाख रुपए की यहाँ पे बात करी गई है। 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको डॉटर की शादी होगी तो उस वेडिंग में आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी चीज है यहाँ पे आपको 2500 रुपीज साल में 2 बार, दिवाली में यहाँ पे और एक और फेस्टिवल है वहां पे आपको बाई एनुअली दी जाएगी। तो 2500 रुपए आपको किस लिए दी जा रही है यहाँ पे? वो आपको ऑटो जो भी ड्राइवर हैं वो जानने होंगे। उनको दिल्ली में दोस्तों नियम लगा दिया गया था कि ऑटो को अगर आपको राइड करना है, ड्राइव करना है, तो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म में ड्राइव करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, जो कॉस्ट अब आप गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पे बियर कर रही है। यूनिफॉर्म का भी पैसा देने रही है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम्स के लिए भी कोचिंग की फंडिंग पूरी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट मूव है किसकी? तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं तो इस प्रकार की चीजें निकल के आएंगी दोस्तों। अब सही मायने में हमें तो इससे मतलब है, ये तो पूरी गाथा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। लेकिन ये जो 5 गारंटी है, इस गारंटी के पीछे क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं वो हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस पॉपुलिस्ट स्कीम से निकल के आती है। तो हम जल्दी से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे कमियों से कि इस प्रकार की अगर स्कीम चलेगी देश में तो क्या इसकी कमियां हो जाएंगी, क्या प्रॉब्लम निकल के आएगी समाज में, देश में। तो पॉपुलिस्ट स्कीम की अपनी एक कमियां है। वो क्या? इकोनॉमिक स्ट्रेन आएगा, यानी कहीं ना कहीं आप स्टेट की जीडीपी से ही तो पैसे निकाल के दोगे, आप अपनी पॉकेट से कहां से निकाल के दे रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका है? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली का ही तो पैसा है, दिल्ली वासियों को यहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो। तो ये जीडीपी, अगर स्टेट की जीडीपी हम बात करें तो ये तो घटेगा ही। वही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। एक प्रकार से बर्डन होगा पब्लिक फाइनेंसेस पे, और जो आपकी प्लानिंग चीजें होंगी वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेगी। एक्सेसिव बोरोइंग होगा, आपको उधार लेना ही पड़ेगा और फिस्कल डेफिसिट की तरफ पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगा। तो देश में महंगाई भी आएगी, राज्य में महंगाई भी आएगी और फिस्कल डेफिसिट
भी होगा। फिस्कल डेफिसिट कमा रहे हैं 1 रुपये, खर्च कर रहे हैं 125। तो यही कहानी हो जाएगी, यही फिस्कल डेफिसिट की कहानी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म की एक फोकस है, बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ें तो है नहीं। पॉपुलिस्ट स्कीम जो डिजाइन किया जाता है और तुरंत इम्पैक्ट में प्रभाव हो जाता है इसका, तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे गैप निकल के आ रहा है, जिसके कारण ये इस प्रकार की स्कीम लाइएगा आप तो कार्य करना कौन सोचेगा। मान के चलिए अगर मैं कह दूं कि अपने पूरे भारतवासियों को 10,000 रुपये महीना मैं दूंगा तो सारे लोग खुश हो जाएंगे कि भैया 10,000 रुपये महीना मिल रहा है। लेकिन उन वर्ग का क्या जो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, सोचेंगे क्या कि अब हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ये निकल के आएंगे कि अब हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट हमको बैठा के खिला रही है। तो ये भी एक एंगल है दोस्तों, जिसके कारण आपकी जो जीडीपी होगी वो क्या हो जाएगी और नेग्लेक्शन में चली जाएगी और डाउनफॉल हो जाएगा। उसका डाउनफॉल जीडीपी की जैसे होगी तो आपका पूरी की पूरी देश की इकोनॉमिक स्थिति चरमरा जाएगी। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। डिपेंडेंसी वाली कल्चर तो होगी ही, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं तो ये लुभावने स्कीम लेकर के आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो जाएगी। सेल्फ रिलायंस की बात मत बोलिए, यहाँ पे आत्मनिर्भर की बात भूल जाइए। रिसोर्स मिस एलोकेशन होना पड़ेगा, यानी जो भी एलोकेशन चल रहा है उसकी अलग अलग यहाँ पे बजट तय हो जाएगी कि भाई ये भी तो आखिर बजट में से ही निकलेगा, जो भी आप अमाउंट निकाल के दे रहे हो तो वो भी बजट में से ही निकलेगा, तो उसकी एलोकेशंस भी निकल के जाएगी। और कहाँ से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मोटिवेशंस की बात करी गई है, इलेक्टोरल गेन के लिए ये चीज़ें कई बार देखी गई हैं। तो ये पब्लिक वेलफेयर और इनएफिशिएंसी, इसको यहाँ पे कंसर्न में रख के सही मायने में नहीं हो पा रहा है। ये किस चीज़ को पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन हो जाते हैं। लैक ऑफ टारगेटिंग और लीकेज की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे पुअर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, जिसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है। बेनिफिशियरी की बात करें तो यहाँ पे करप्शन और ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे की यहाँ पे लेन देन की बात करी जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के और आ जा रही है। और डिस्टॉर्शन, तो इस प्रकार की सब्सिडी जो आप दे रहे हैं, इस प्रकार का स्कीम जो लेकर के आ रहे हैं, ये क्या करेगा, मार्केट डायनामिक्स को नीचे लेकर के आएगा। चाइना जैसी कंट्री क्यों यहाँ पे ऊपर जा रही है, वो यहाँ पे, वो तो सही बात है, चाइना की तुलना अपने इंडिया जैसी कंट्री से नहीं कर सकते। इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग है, चाइना की कंट्री की जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो चाइना और कंट्री, इंडिया कंट्री में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाता है। खास करके जीडीपी में तो बहुत ही स्ट्रांग है चाइना हम लोगों से, हम लोग उसके नज़दीक तक भी नहीं भटक रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है। तो हम कैसे इन सब चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। बात करी जा रही है सब्सिडी की, तो हर चीज में तो हम सब्सिडी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी ले रहे हैं और एमएसपी की भी बात करी जा रही है, बहुत सारे चीजों पे यहाँ पे बात करी जा रही है। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्या सच में इसके केवल कॉन्स हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप जान के हैरानी हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके फायदे भी हैं सही मायने में। तो पॉपुलिस्ट स्कीम की फायदे को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको इमीडिएट रिलीफ पब्लिक को इस चीज़ से मिल जाती है। जो भी प्रॉब्लम अगर सडन कहीं राइज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, इंडिया में इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है, इस इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो हाई इन्फ्लेशन के तहत कुछ तो रिलीफ पब्लिक को होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक के पॉकेट से ही तो पैसा निकल करके बजट में पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, तो उनकी जो भी पैसे बचेंगे वो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, इस चीज़ पे फोकस करेंगे, यानी अपने बच्चों को एजुकेशन पे फोकस कर पाएंगे, हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे, अच्छे कपड़ों पे फोकस कर पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम सही कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए, जो अपना न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रख पाएंगे। पहले अच्छा भोजन नहीं कर पाते तो अच्छी भोजन कर पाएंगे, तो बचेगा एक जगह से तो दूसरी जगह पे वही पैसे खर्च होंगे। अल्टीमेटली सर्कुलेटरी ये चीज़ें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं घूम के चीज़ें आ जाती हैं।
इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो यहाँ पे रिड्यूस होगा इनइक्वालिटी और वेल्थ का ट्रांसफर होगा, तो ये लोअर इनकम ग्रुप को सीधे फायदा करेगा, इसका बेनिफिट है। सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेगा, जो कि अच्छी बात है। बूस्ट करेगा पॉलिटिकल इंगेजमेंट, तभी तो ये लोग अपना आके भागीदारी रोल कर पाएंगे, किसमें, पॉलिटिक्स में। नहीं तो ये निचले तबके के लोग निचले तबके के ही लोग रह जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर चले जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। स्टिमुलेट करेगा लोकल इकोनॉमीज को, यहाँ पे कैश ट्रांसफर की बात करी गई है कि जिस प्रकार से कैश ट्रांसफर हो रहा है, सब्सिडी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम निकल के आएगी। अगर आप इस सब चीजों को सही प्रकार से देखेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, कि हम यहाँ पे क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें लोकल इकोनॉमीज की, तो कैश जब ट्रांसफर होता है, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो परचेजिंग पावर भी यहाँ पे लोगों की बढ़ेगी कि नहीं, आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 10,000 आपकी इनकम थी, अब आपको महीने का 5,000 एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, आपकी इनकम हो गई 15,000। तो अब पहले जो आप कपड़े पहनते थे 400 रुपए का, अब आप कपड़ा 600 रुपए का भी हो सकता है, 1,000 रुपए का भी आप खरीद सकते हैं। तो ये आपकी परचेजिंग पावर की कैपेसिटी बढ़ी गई, उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है, जिसके कारण कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो आप अच्छा खाइएगा, पहनिएगा, ओढ़िएगा, तो ये इकोनॉमी को रन कराएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सोशल एस्पेक्ट को देखिएगा तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल इशू यहाँ पे एड्रेस करेगा, जो मार्जिनाइज यानी माइनॉरिटी ग्रुप है, जो निचले तबका का ग्रुप है, अगर बात करें तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की एसेसिबिलिटी देगा। वुमेन एम्पावरमेंट करेगा, प्रोग्राम, स्कॉलरशिप और माइनॉरिटी तक की, जो की बात हम बोल चुके हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हेल्प करेगा, जो भी अनरेस्ट यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे ना हो। तो ये पॉपुलेशन काफी इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है अगर इस प्रकार का स्कीम आता है, तो क्योंकि निचले तबके के लोगों को सीधे सीधे बैकबोन सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक, ये एक प्रकार से निचले तबके लोगों की फिनेंशियली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, और रिजॉल्व जैसे ही करता है तो यहाँ पे इस प्रकार से इनका अपग्रेडेशन होता है। एक क्लास नया तैयार होने में समय लगता है, उसी क्लास को यहाँ पे नया तैयार किया जाता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि क्या ये बोले हैं अपने मुंह से, वो वीडियो आप देख लीजिएगा केजरीवाल साहब, और एक ड्राइवर के यहाँ जाकर के यहाँ पे भोजन करते हुए नजर आ रहा है। उनकी बीवी हैं और केजरीवाल साहब, और ये दोनों लोग यहाँ पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। उसमें नवनीत जी भी आए थे, ये नवनीत है, ये ऑफिस चलाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आइए खाने पे। तो आज मैं इनके घर खाने पे आया। ये उनकी मिसेज हैं, भाभी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपल्सरी है, तो साल में 2 बार, होली पे और दिवाली पे, इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर 2 साल के 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होकर आगे बढ़े, तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कोचिंग की फीस सरकार देगी। और 5वां, पुशो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पुशो ऐप को दोबारा चालू किया जाए, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाए। ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार की चीजें निकल के आई हैं ठीक इलेक्शन से पहले। अब मेरा व्यू आप लोगों से है कुछ दोस्तों, वो मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों का यहाँ पे क्या विचार है? क्या इस प्रकार की स्कीम, पॉपुलिस्ट स्कीम का
सच में आज के डेट में कुछ रिलेवेंस है, और जो केजरीवाल साहब यहाँ पे किए हैं क्या वो अच्छा किए हैं? आप लोगों का यहाँ पे कमेंट, क्या पॉपुलिस्ट स्कीम सच में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें इंतजार जरूर से रहता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, यहाँ पे इस चैनल की पूरी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ और भी जो भी डिजिटल नोट्स वगैरह होते हैं वो भी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट बात करी जा रही है। दोस्तों, स्पेस की बात करी जा रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे इसरो का रोल निकल के आता है। इसरो का रोल क्या निकल के आएगा कि जो इसरो ने SLV PSLV, यहाँ पे NGLV, ये इस प्रकार के जो डेवलपमेंट किए हैं रॉकेट लॉन्चर की, उसी की बात करी जा रही है कि क्या क्या हम चीज़ों को आगे लेकर के चल सकते हैं और क्या हमें और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो बात अगर कंपेयर करेंगे हम अपने आप को क्या स्पेस एक्स से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्पेस एक्स पे? स्पेस एक्स से जब हम तुलना करेंगे तब अपनी चीज़ों को हम पाते हैं कि हम कहाँ हैं सही मायने में। इसीलिए यहाँ पे बोली जा रही है जो नई नई चीज़ें ला रहे हैं इसरो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस आर्टिकल को देखेंगे और समझेंगे। बात यहाँ पे जिस्ट के रूप में मैं लेकर के आया हूँ इसी का, पूरी एडिटोरियल का। तो इसी चीज का यहाँ पे पूरा जो जिस्ट है तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव कही जा रही है। गगनयान मिशन है, इंडिया की पहली फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यहाँ पे स्टेब्लिश करी जाएगी स्पेस स्टेशन अगले 10 वर्षों में बात करी जा रही है, ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तक मून तक यहाँ पे जा सके। क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो एडवांस ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, तभी तो आप स्पेस में ट्रेवल करेंगे। और रीयूजेबल हैवी लिफ्ट रॉकेट की आवश्यकता होगी। तो यहीं पे ये रॉकेट आ रही है NGLV। कौन सी रॉकेट? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। NGLV मैं बोलूंगा, आप समझ जाइएगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो इस व्हीकल की कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि लोगों को हमें कहाँ पहुंचाना है? चंदा मामा पे। अब चंदा मामा पे पहुंचाना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? हैवियर पेलोड ले जाने के लिए जो सक्षम है उसी को लेकर के आना पड़ेगा, जिसका नाम NGLV निकल के आ रहा है। और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात करें तो क्या इसके फीचर है? ये ट्रिपल पेलोड कैपेसिटी को ले जा सकता है। तो ये LV-M3 जो करंट रॉकेट है उससे अगर हम तुलना करें, इनकारपोरेट करता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इफिशियंसी भी। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी की भी बात की जा रही है, दोबारा इसका प्रयोग हो सकता है। डिजाइन किया गया है, सपोर्ट करेगा मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ले जाने में। तो ये मिशन काफ़ी अच्छा है। बेनिफिट क्या है? तो इंक्रीज करेगा पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी मतलब वजन, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सैटेलाइट जितनी डाली जाए उस चीज़ों को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और कांस्टेंट जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिड्यूस करेगा। ये रीयूजेबिलिटी लोअर करेगा कॉस्ट को, क्योंकि हम इसका पुनः उपयोग करेंगे। तो वही चीज़ें हैं ये यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या चैलेंजेज हैं भारत में NGLV की बात करें तो ये लगभग 8 साल के आसपास तक समय लेगा कंप्लीट होने में। और यहाँ पे इंटरिम गैप के बाद भी हम बात करें, यानी छोटा गैप लेकर के 8 साल के आसपास समय ले सकता है ये डेवलपमेंट होने में, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट है नहीं दोस्तों। अब पृथ्वी जैसी चीज़ों को चंद्रमा पे भेजना है तो ये देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन है एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर दोस्तों। ये आम आदमी के समझ से बिल्कुल परे वाली चीज़ है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये आसान प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए स्पेस वाले फील्ड में इन 200 कंट्री में से कुछ गिने चुने कंट्री ही कार्य करती हैं, याद रखिएगा आप ये बात। तो ये इंडिया की अगर इसरो की बात करें तो इंडिया के इसरो ने इस चीज़ को प्रूफ किया है। रिसेंटली मार्स ऑर्बिटर मिशन तक हम पहुंच गए हैं और चंदा मामा पे भी हम पहुंच गए हैं। तो ये हम लोगों की अचीवमेंट है। तो इंडिया की अचीवमेंट कोई छोटी नहीं है। हैवी लिफ्ट यहाँ पे डिमांड करेगा, यही सब चैलेंज है कि आप इस प्रकार का NGLV पर डेवलप कर रहे हैं तो हमें हैवी लिफ्ट
जो कैरी कर ले ऐसा मिसाइल तैयार करना पड़ेगा। तो ये हमारी अपकमिंग मिशन है, देखते हैं किस प्रकार से ये चलेगी। जीसैट एंसू सैटेलाइट रिसेंटली इसी पे रिलाई कर रहा है, किसके? स्पेस एक्स के फाल्कन 9। ये रॉकेट बहुत ही स्ट्रांग है, फाल्कन 9 स्पेस एक्स एलन मस्क वाला। तो ये इतना हैवियर पेलोड इसकी कैपेसिटी है, लेके जा सकता है बहुत हैवी वेट को भी। तो ये सही चीज़ें हैं। ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे जब हम स्टार एक्स के स्टार शिप से, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? बहुत हैवी ये इसकी कैपेसिटी है, रीयूजेबिलिटी भी है। अभी रिसेंटली रॉकेट लॉन्च हुआ, फिर जो उसका थ्रस्ट था आकर के लॉन्चर में पुनः बैठ गया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। और ये लिफ्ट करने की इसकी कैपेसिटी 21,000 kg टू GTO। ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है भारत के सामने। यहीं पे क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? यहाँ पे तो ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉब्लम है कि हम क्या सच में उस कैपेसिटी को डेवलप कर पाएंगे जो यहाँ पे स्टारशिप जैसी इतनी वेटेज लेकर के जा रही है, इतनी वेट लेके जा रही है। तो हम उसको डेवलप कर पाएंगे? टाइम की संभावना, कितनी समय तक हम ये चीज़ें करेंगे, फिर उसकी जो कैपेसिटी हो गई, टाइम हो गई, नेक्स्ट हो गई कि यहाँ पे मनी पावर। तो ये सब बहुत बड़े चैलेंजेज हैं। तो हमें अगर टेक में अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, तो हमें ये चीज़ें प्राप्त होंगी। अब ये चीज़ें प्राप्त होंगी तो इसके लिए 8 साल का समय डाला गया है। तो डोमेस्टिक एडवांसमेंट करना पड़ेगा, तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, पोटेंशियल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, फंडिंग मैकेनिज्म करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये चीज़ें मिलेंगी। नहीं तो हम इसी चीज़ में फंसे रह जाएंगे। ग्रेटर लॉन्च फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, यानी ट्रायल करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लॉन्चिंग करनी पड़ेगी, तभी हम ये चीज़ें देख पाएंगे कि ये चीज़ें संभव हो सकती हैं कि नहीं। इनोवेशन की बात करी जा रही है, रिसर्च की बात करी जा रही है, हमें फोकस करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर को लाना पड़ेगा, जो कि इंडिया अलाउ किया हुआ है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं और प्राइवेट प्लेयर आने भी शुरू हो गए हैं। कंक्लूजन अगर इसका देखा जाए तो इस एडिटोरियल में आपको क्या इसका कंक्लूजन है? तो सीधे कंक्लूजन यही कह रहा है कि इंडिया को बिल्ड करना पड़ेगा रोबोस्ट, यानी अच्छा से अपना स्पेस इकोसिस्टम को आगे लेकर के चलना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, और एक्सेलरेट करना पड़ेगा NGLB की डेवलपमेंट को। प्राइवेट इंडस्ट्री को लानी पड़ेगी और रिजिलियंट सप्लाई स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिया की लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशन है, और इस चीज़ को हम तभी अचीवमेंट कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे? लॉन्चिंग करेंगे, ट्रायल करेंगे। और ट्रायल ही नहीं करेंगे, लॉन्च ही नहीं करेंगे, तो हम करेंगे क्या? तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी। मनी पावर यानी फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, फिनांस की आवश्यकता पड़ेगी। और फिनांस की जब आवश्यकता कमी पड़ जाएगी अगर इसकी, तो ये सारी चीज़ें धरी रह जाएंगी। उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है कि इसको हमें एक्सेलरेट करना है, तो हमें इस सिस्टम को और ज़्यादा रोबस्ट तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इंडिया की पूरी यहाँ पे इस एडिटोरियल में कहानी थी, और इस स्पेस एक्स से कंपेयर करके यहाँ पे दिया गया था कि हमें क्या करना है, तभी हम इस चीज़ को गगनयान से लेकर के रॉकेट लॉन्चिंग तक और स्पेस स्टेशन तक, तीनों क्षेत्र में हमें सही मायने में रोबस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पे जरूर से शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इस वीडियो की PDF मिल सकती है, जिससे आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। मुझे पता है दोस्तों, एक बार ये वीडियो देखने के बाद कोई दोबारा यहाँ पे वीडियो नहीं देखता है। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है पढ़ाई का? यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको करंट अफेयर के रूप में समझिए। ये पूरा करंट अफेयर ही होता है। तो इसको आपको क्या करना है? आपको छोटा छोटा नोट्स बनाना है। इसका जितना छोटा समराइज एक नोट्स बनाएंगे, आपको पर डे का पूरा करंट अफेयर यहाँ पे प्राप्त होता रहेगा, और उसको जब भी चाहें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो का। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। तो ये पूरी डिटेलिंग थी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे नए आर्टिकल का तो, और जो भी फ्रंट न्यूज़ पे यहाँ पे चीज़ें हैं उसको देखी जाएगी। मोदी जी यहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जी को उनके वर्क की सराहना कर रहे हैं। तो ये कौन थे? ये तमिलनाडु के, याद रखिएगा, तमिलनाडु को पोएट और फ्रीडम फाइटर थे सुब्रमण्यम भारती साहब। तो यहाँ पे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये चीज़ें मोदी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो कंपाइल किए हैं उसकी संग्रह करी जा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट 1949 में ये चीज़ें नेशनलाइज करी थी। तो पीएम मोदी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सुब्रमण्यम भारती साहब को। 23 वॉल्यूम है, अलायंस कंपनी विद डिटेल ऑफ एडिशंस, बहुत सारे इसमें एडिशंस हैं, और ये पेट्रियोटिज्म पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेगा। तो ये जान ही रहे हैं नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट की, तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को जितना प्रमोट करें उतना ही इनके लिए अच्छा रहता है। तो यही पूरी कहानी थी, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, नंबर 2। नंबर 2 वाले में क्या निकला है? तो धनखड़ साहब जान रहे हैं हम सभी लोग कि ये क्या है, चेयरमैन है या फिर वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन। यहाँ पे किस चीज़ के? तो राज्यसभा की। पार्लियामेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के ओम बिरला साहब हैं और राज्यसभा के धनखड़ साहब हैं। तो धनखड़ साहब जो लीड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अपोजिशन जो है, अपोजिशन इनके लिए इम्पीचमेंट मोशन कर दी है। इम्पीचमेंट मोशन यानी यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे अगर डाल रही है इनको हटाने के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग, ना कि ये राम कथा कहानी मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटा सा 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। 60 MP के जो अपोजिशन है यहाँ पे इस चीज को मोशन के रूप में रखे हैं कि इनको हटाया जाए, हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। आर्टिकल 67 में ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। 14 दिन पहले आपको नोटिस दी जाती है। तो हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड डिटेलिंग। चलिए यहाँ पे जल्दी से देखा जाए बैकग्राउंड डिटेलिंग क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो कैसे चेयरमैन को हटाया जा सकता है दोस्तों? तो जो प्रोसीजर है संविधान में, भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो भी प्रोसीजर है, या फिर राज्यसभा चेयरमैन कह लीजिए या तो वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए, इनको कैसे इम्पीच किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको 14 दिन पहले यहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा। किसको? राज्यसभा के मेंबर को। यहाँ पे चीजें रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे केवल और केवल राज्यसभा में। तो इनका जो रिमूवल रिजोल्यूशन होगा लोकसभा में नहीं पास हो सकता, याद रखिएगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा, यहाँ पे रिजोल्यूशन को पास होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए एटलीस्ट। दूसरी, वोटिंग इन द राज्यसभा में यहाँ पे होगी, तो रिजोल्यूशंस यहाँ पे राज्यसभा में डिबेट होगा, और जब पास होगा तो यहाँ पे सपोर्ट करी जाएगी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप कितना? राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हैं? 250, 245 यहाँ पे सीटें आती हैं। 2 सीटें और घट गई, 243 के आसपास सीटें आ जाती हैं। और 2/3 मेजॉरिटी मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे वोट करेगा तभी ये चीजें संभव होगी। जैसे ये चीजें पास हो जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा में जाएगी, और यहाँ पे राज्यसभा में जब राज्यसभा से जब ये लोकसभा में पहुंचेंगी अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये सिंपल मेजॉरिटी से, याद रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे ये प्रेजेंट और वोटिंग करेंगे लोकसभा में। यहाँ पे कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। और जैसे ही यहाँ पे पास हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से, तो यहाँ पे अप्रूवल हो जाती है। यहाँ पे इसी दिन से ये समझ लिए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से हटा दिए गए हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बतानी थी। जैसे ही रिजोल्यूशन से अप्रूव हो जाएगी दोनों हाउस से, तो ये चीजें चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हट जाएंगे। आर्टिकल 67 में ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, रिमूवल ऑफ द राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीजें मेंशन है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको धनखड़ साहब को बतानी थी। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू निकल के आ रहा है, इसको मैं एक आर्टिकल से भी जोड़ के देखूंगा। तीसरा क्या है? तो ये
सुप्रीम कोर्ट डिटेल्स मांगा है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज यहाँ पे स्पीच दिए हैं विश्व हिंदू परिषद इस इवेंट में। तो जो हाई कोर्ट है वहीं पे विश्व हिंदू परिषद की यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे स्पीच देते हुए शेखर कुमार यादव ये सिटिंग जज हैं दोस्तों हाई कोर्ट इलाहाबाद के। तो इनका क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मेजॉरिटी जो इंडिया की है उसी के अनुसार इंडिया को रन करना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है, ये सोच से भी मेरे परे हो जा रहा है दोस्तों। हम मेजॉरिटी से कंट्री को चलाएंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री को चलाते हैं? और कौन बोल रहा है दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं, ये शेखर कुमार यादव सिटिंग जज हैं। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों बोले हैं, ये तो यही जाने, और क्यों लोग इस प्रकार की चीज़ें अब बोल रहे हैं वो तो वही जाने। लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो जिस प्रकार के कंडक्ट चल रहा है जजों का लेकर के, ये इशू निकल के आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नाम तो इनका बता दिए, शेखर कुमार यादव, और ये फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे विशेष ऑफ द मेजॉरिटी कि जो भी हिंदुस्तान है वो मेजॉरिटी के अनुसार चलेगी। क्या ये चीज़ें चलनी चाहिए? रीस्टेटमेंट वैल्यू जुडिशियल लाइफ, यहाँ पे प्राइमरी कोड एथिक्स, जो आपको एक प्रकार से एथिकल जज बनाएगी, वही कोड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मई 7, 1997 में ये चीज़ें अडॉप्ट करी गई थी कि भैया आप कम से कम सोच भी तो लो कि आपके ऊपर लोग फेथ करते हैं, आप जुडिशरी हो साहब। तो ये कैसे बोल रहे हो आप, कैसे किस प्रकार की चीज़ें बोल देते हो? तो ये फेथ आपके ऊपर रहा क्या? जनता का फेथ कैसे रहेगा? यही क्वेश्चंस इस लाइन में दिया गया है। जनता का आपके ऊपर फेथ था, उसको आप तोड़ रहे हो, तो बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे रिमूव करने का प्रोसीजर होता है, इम्पीचमेंट ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा बात बोल दिया है, ये छोटी बातें नहीं है। तो ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दो चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे कैसे रिमूवल ऑफ द ये चेयरमैन थे, ये अगर हुए तो इनका भी यहाँ पे अगर देखा जाए हम, तो यहाँ पे इनको भी इम्पीचमेंट अगर इनकी करी जाएगी तो ये दो ही ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है मिसबिहेवियर अगर इन्होंने किया, दूसरा ग्राउंड है कि इनकैपेसिटी मतलब अयोग्य पाए गए। तो ये दो ग्राउंड के आधार पे हम रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, इन दोनों के जज को हम कर सकते हैं, प्लस सीजीआई को भी। तो ये ही एक ग्राउंड है जिस पे ये चीजें हुई हैं। अभी तक बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज का यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बात करी जाए तो बस इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करी गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो अभी तक किसी का ये चीजें हुई नहीं है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग इस पेज की जो फ्रंट न्यूज पे निकला था। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ब्रांड बेंगलुरु इनको बोला जा रहा है। तो ये आइकन ऑफ ब्रांड बेंगलुरु है, वेटरन लीडर है कहाँ के, तो ये इनका पूरा नाम है दोस्तों एस.एम. कृष्णा, यानी सोमनहल्ली मल्लैया कृष्णा। एस.एम. कृष्णा इनको बोलते हैं। 92 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया। चेरिस्मेटिक लीडर थे, बहुत पहुंचे हुए और स्किल्ड व्यक्ति थे, लॉन्ग विजन वाले व्यक्ति थे दोस्तों, और इनकी मृत्यु रिसेंटली हुई है। यह अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के विभिन्न पदों पे ये कार्यरत हुए हैं। जैसे कि बात करें जाए यहाँ पे तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं कर्नाटका के असेंबली के, और मिनिस्टर भी रह चुके हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के। इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा है, किस चीज़ का? आईटी का और बीटी इंडस्ट्री का, कर्नाटका की अगर बात करें। इसी व्यक्ति ने ब्रांड बेंगलुरु की अगर बात करें तो एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के गए ये बेंगलोर वाली परिस्थिति को, और रिफॉर्मिस्ट आइकन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट किए थे कहाँ से? लॉ यूएस से। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये पूरी इनकी डिटेलिंग है। बहुत ही वेटरन लीडर हैं, जो ऐसे इस प्रकार की चीज़ें करता है उसके लिए वेटरन शब्द का इस्तेमाल होता है। वेटरन अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग एक वर्ड है दोस्तों। इसको लेकर के आप एक इमिनेंट पर्सनालिटी से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये समझिएगा, इनकी पूरी की पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर का जो टर्म था 1999 से लेकर 2004 तक, ये एस.एम. कृष्णा साहब
कि ये रिसेंटली इनका डेथ हुई और भगवान करे रेस्ट इन पीस हो, ये सारी चीजें, इनकी आत्मा को शांति मिले। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ये आर्टिकल लगा है, इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे देखूंगा। यहाँ पे कोई भी चीज मैं कवर करने वाला हूं नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे, लेकिन जो आपको क्रीम खोआ मलाई है दोस्तों, वही सारा चीजें मैं जल्दी से खिलाने का प्रयास करूंगा। बात करी जा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के डिसीजन की कि यहाँ पे किस प्रकार से एक्सटर्नल लोन लिया जा रहा है पीबीटीजी डेवलपमेंट के लिए, जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रूटनी जांच। तो कुछ लोन की बात करी जा रही है, लेकिन हम सबसे ज्यादा पीबीटीजी पे फोकस करेंगे। ये पीबीटीजी क्या है तो आपको बता दें, यहाँ पे 734 करोड़ एक्सटर्नल लोन IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लिया गया है, इम्प्लीमेंट करा जाएगा फेज सेकंड में। तो और उड़ीसा की पीबीटीजी बहुत सबसे ज्यादा, अगर पीबीटीजी क्या है, ट्राइबल ग्रुप है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये ट्राइबल ग्रुप आपको सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 13-14 के आसपास अगर देखा जाए तो उड़ीसा में ही पाई जाती हैं। और सही मायने में नंबर कितना है तो 75 पीबीटीजी इंडिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज की बात करी जा रही है। स्टेट कैबिनेट यहाँ पे अप्रूवल सुन ही देने वाला है। तो इनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, अपलिफ्ट इनको ऊपर कैसे उठाया जाए, इनके समाज से ऊपर इनको कैसे उठाया जाए। तो इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं, फिनेंशियली बात कर रहे हैं, सोशली बात कर रहे हैं, तो ये चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो और इनका अपना कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल एस्पेक्ट्स, ये इनका प्रिजर्व भी रहे, इस पे कोई हैम्पर भी ना आए। तो इसके लिए स्कीमें लाई हैं पीएम जनमन। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और पीएम जनमन एम करता है, टारगेट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो भी पीबीटीजी हैं 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। तो 75 के आसपास हैं ये चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या बातें निकल के आ रही हैं, एक एक्टिविस्ट हैं डोंगरिया खोंड, एक पीबीटीजी है, राइट्स एक्टिविस्ट है। तो यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे तो क्या बातें बोली जा रही हैं, सही प्रकार से ये पीबीटीजी को अपलिफ्ट करने का कार्य एकदम फेल हो चुका है, ये यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की बातें बोली। जल्दी से पीबीटीजी की डिटेलिंग को देखेंगे। पर पीबीटीजी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसी ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप जो एकदम वल्नरेबल स्थिति में है। तो याद करिए, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, लिस्ट कंसर्न, ये सब चीजें रेड लिस्ट तैयार करती हैं। तो यहाँ पे वल्नरेबल चीजों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या कम है। तो उसी पे हम बातें कर रहे हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल ट्राइब में की गई है और सेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के रूप में ये जाने जाते हैं, इसीलिए इनको वल्नरेबल रखी गई है देन रेगुलर शेड्यूल ट्राइब से। पीबीटीजी की जो लिस्ट है वो क्रिएट करी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे, और जो इसका पर्पज है यही कि इनकी इम्प्रूव करी जाए लिविंग कंडीशन स्टैंडर्ड। जो इंडेंजर्ड ट्राइबल ग्रुप है इनकी संख्या भी कम हो रही है। तो पीबीटीजी रिसाइड करते हैं 18 स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी में। और ढेबर कमीशन को याद करिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों कई बार पूछ देता है। तो इसलिए कमीशन को आप जब भी पढ़ें उसकी डिटेलिंग को भी समझ लें। 1960 में ये आया था और इसकी स्थापना करी जाती है शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत क्लासिफिकेशन करके कि जो भी इनइक्वालिटी है एग्जिस्ट कर रही है, डेवलपमेंट और ट्राइब करना पड़ेगा। तो इसी पे फोकस करना पड़ेगा, सर्टेन ट्राइब जो यहाँ पे पीबीटीजी के रूप में निकल के आ रही है। चौथी 5 ईयर प्लान में ये चीजें सब कैटेगरी के रूप में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप क्रिएट करी जाती है। 75th ग्रुप रिकॉग्नाइज किया है अभी तक, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप की अगर बात करें। और मारम इन मणिपुर 1993 और 94 में ये चीजें पीटीजी के रूप में आती हैं। अभी तक नो न्यू ग्रुप वाज डिक्लेयर्ड एज पीटीजी ऑन बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। तो ये चीजें याद रखिएगा, इस सेंसस 2001 सेंसस से अभी तक कोई भी पीटीजी यहाँ पे नहीं है, यानी पीबीटीजी कोई नया नहीं हुआ। तो देखते हैं क्या ये कुछ चीजें एडिशन होंगी क्या। 2006 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे नाम बदलती है, तो प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप से यहाँ पे पीबीटीजी नाम
दे देती है 2006 में, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी लगभग 13 के आसपास पाई जाती है। टोटल भारत में 75 पाई जाती है। तो यही इस एडिटोरियल की कहानी है। इनकी कंडीशंस इकोनॉमिक, फाइनेंशियली, सोशली कई प्रकार से यहाँ पे खराब है, तो उसी को सही करने के लिए चीजें हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई। टू टैंगो बात करी जा रही है इंडिया बांग्लादेश की इशू हम लोग समझ ही रहे हैं। कितना कम्युनल वायलेंस से शुरू हो गई है इंडिया में। जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, उनकी गवर्नमेंट गिरने की कई सारे कॉजेज हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम इस एडिटोरियल को समराइज करेंगे जल्दी से और समझेंगे कि बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के इसको आसानी से आप समझ सकें। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ढाका जाते हैं। ढाका में जाकर के अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं, यानी वहाँ की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रहा है कि जो भी आप लोग माइनॉरिटी, वहाँ पे ढाका में कौन माइनॉरिटी है दोस्तों, तो वहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा, ये लोग माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी कौन आती है? मुस्लिम। तो ये मुस्लिम ग्रुप वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हिंदू के मंदिरों को तोड़ रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे इशू हो रहा है, क्रिश्चियन को टारगेट कर रहा है, बुद्धिज्म को टारगेट कर रहा है। तो वही वहां पे भारत के जो एनवाय, यहाँ पे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं। तो इंटरीम गवर्नमेंट संभाले हुए हैं यूनिस खान, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही रिग्रेटेबल है सही प्रकार से, और कल्चरल, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी को जो भी जिस प्रकार से हानि पहुंचाई जा रही है, यूनिस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड को सही प्रकार से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हम कार्य कर रहे थे कई सालों से। ट्रेड, कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन इन वाटर, एनर्जी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कंसुलर, कल्चरल, पीपल टू पीपल टाइज, ये होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप लोकेशन देखिए ना, यहाँ पे ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे 3 तरफ से, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड इंडिया से घिरा हुआ है, एक साइड बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो इसकी लोकेशन को अगर देखिएगा तो बांग्लादेश यहाँ पे है। इसी तरीके से इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है। तो अब जो वहां पे गवर्नमेंट आ रही है यूनुस खान की, इंटरिम गवर्नमेंट है दोस्तों, यानी कुछ ही समय के लिए। तो इंटरिम गवर्नमेंट जब तक बनी है, पुनः यहाँ पे अगर इलेक्शन हुआ तो जीत के कौन आएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे अब प्रो चाइनीज वाली बातें निकल के आएंगी। ये पहले क्या था, शेख हसीना के समय में वो इंडिया को फेवर करती थी, लेकिन यहाँ पे प्रो चाइनीज फेवर अब होने लगेगी। उसी चीज को यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि हमें जल्द से जल्द इन इशू को रिजॉल्व करने पड़ेगा और चैलेंजेस जो है इंडिया के सामने उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसी कंट्री में कई बार इस प्रकार के चेंजेस हुए हैं। तो इंडिया की जो फ्रेंडली लीडर कंट्री हैं उनको यहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट दिया है, जैसे हम शेख हसीना की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे, अगर तिब्बत के लीडर की बात करें तो यहाँ पे दलाई लामा भी भाग के आए थे, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। तो इंडिया सपोर्ट करता है अपने नेबरहुड को, ये चीज़ें तो हम जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। देखते हैं कैसे यहाँ पे बांग्लादेश प्लस इंडिया इस चीज़ को आगे लेकर के चलता है। वो तो तभी तय होगी दोस्तों जब यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट समाप्त होगी और इलेक्शन होंगे। तो वो चीज़ें देखी जाएगी जब समय आएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है। क्या है डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो कमाई हो रही है, अर्निंग, वो आरबीआई के सर्वे एक चीज़ हुआ तो 2024 में ये सर्वे में बहुत ही पेसिमिस्टिक, निराशाजनक इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे देखा। कैसे? 86% रेस्पोंडेंट जहाँ पे सर्वे हुआ ये कह रहे हैं कि उनकी स्पेंडिंग बढ़ गई है। अब स्पेंडिंग का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? स्पेंडिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं? सीधे सीधे जो यहाँ पे पोटैटो 20 रुपए मिलता था वो पोटैटो 50 कर दिया गया है। जो अनियन यहाँ पे 40 मिलता था वो अनियन 17 कर दिया गया है। हर एक चीज में आपका फ्लोर, आटा से लेकर के आपका पल्सेस, दाल से लेकर के आपका राइस, चावल से लेकर के सब चीज दाम बढ़ गया है। तो दाम बढ़ गया है जिसके कारण स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन के चपेट में कंट्री पहुंच रही है। अब ऐसा ना हो कहीं हाई इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन
की तरफ हम बढ़ जाए। तो एकदम स्विफ्ट अगर इन्फ्लेशन कर देगा तो कितना प्रॉब्लम निकल के आएगी। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन से 80 से 90% जनता परेशान है, वही डाटा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इंक्रीज हो गया है, ब्लू लाइन कह रही है इंक्रीज हो रहा है, रेड लाइन कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे पीली लाइन कह रहा है सेम तरीके से है। तो देखिए कितने परसेंट, ये परसेंटेज है, ये सब परसेंटेज है, इतने परसेंट कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी इसेंशियल आइटम है उसकी कंपेयर में 86% बढ़ा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसेंशियल आइटम को कंपेयर किया जाए एक साल में, तो यहाँ पे बढ़ा था 20 में और फिर थोड़ा सा घटा, फिर भी बढ़ा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। रेस्पोंडेंट की जो इनकम है, करंट इनकम, उससे अगर एक साल पहले तुलना कराया तो इनकम इनकी घट रही है। तो ये समझ सकते हैं, इनकम घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यही पेसिमिस्टिक इकोनॉमी यहाँ पे आरबीआई के सर्वे में चीज़ें निकल के आई हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो करंट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत हद तक यहाँ पे घटी हुई है, आप देख सकते हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन अपने देश से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्सेंट निकल के आ रहा है और भी वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको इस एडिटोरियल के आसपास से निकाल के बतानी थी। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जा करके क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे पूरी की पूरी पीडीएफ मैं डाल देता हूँ। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट डिजिटल नोट्स होते हैं वो भी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, और भी एडिशनल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ एक आर्टिकल द हिंदू का भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, न्यू सोलर टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है। कही जा रही है जो सोलर पैनल लगाते हैं हम लोग, सोलर पैनल क्या होता है, इस प्रकार की सोलर पैनल की बात कर रहे हैं और इसकी इफिशियंसी की बात करी गई है, टाइप्स की बात करी गई है, सोलर पैनल के टाइप्स की बात करी गई है। तो टाइप्स कई सारे होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीपर्क, मोनोपर्क, हाफ कट, मोनोपर्क, फ्लेक्सिबल भी होते हैं बहुत सारे, बाईफेसियल दोनों साइड भी होते हैं, और मोनोक्रिस्टलाइन। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, मेनली 3 कैटेगरी में इसको कई सारे लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन कई सारे चीज़ों में भी यहाँ पे है। तो अलग अलग कैपेसिटी है, ये 13%, ये 10 से 13%, ये बाईफेसियल 20 से 28% सोलर यहाँ पे ट्रैप करता है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देता है। अब यही यहाँ पे बात करी जा रही है भारत की। तो चाइना में यहाँ पे आप देखेंगे सोलर पैनल की अभी बात करें तो यहाँ पे जो भी आपको देख रहे हैं तो 18 से 19% यहाँ पे इफिशियंसी निकलती है। हम 20 और 28 तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जबकि वहीं पे चाइना अच्छा खासा चीज़ें भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सही प्रकार से ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल भी आ चुके हैं, जो देखने में क्या है, देखने में ट्रांसपेरेंट लगेंगे और वो घर के ऊपर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस पे हम फोकस करेंगे तभी रिन्यूएबल एनर्जी पे जा पाएंगे। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट आया था अभी रिसेंटली 2014 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये चीज़ें निकाला है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यूटिलिटी है सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे घटी है, इसकी उपयोगिता जो है अब घटी है। तो ये घटी है तो एक प्रकार से चिंता की बात यहाँ पे हो रही है। वो क्या है, तो कहीं ना कहीं लोग रिन्यूएबल एनर्जी को किसी फील्ड से छोड़ करके यहाँ पे, मतलब अगर सही मायने में देखें तो सोलर पैनल की बात कही जा रही है, तो सोलर पैनल की चीज़ें घटी हैं। तो वैसे तो घटने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो कुछ कारण होगा जिसके कारण यहाँ पे चीज़ें घटी हैं, ये एडिटर बोल रहे हैं। $500 बिलियन यहाँ पे मार्क किया गया 2024 तक कि ये सरपास कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर चाइना की डोमिनेंसी देखें तो 43% है कम्युलेटिव कैपेसिटी सोलर पैनल की, जो ये प्रोडक्शन कर रहा है, यूजेज कर रहा है। यूएस मात्र 10%, जापान, जर्मनी, इंडिया, ये प्रत्येक कंट्री मात्र 5 से 6% शेयर रखी है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, ये प्रत्येक मात्र 2% शेयर रखी है। चाइना मेंटेन कर रहा है हाईएस्ट शेयर कंपोनेंट में, इसीलिए चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 2023 में बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। 97% वेफर, 89% सेल, 83% मॉडल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। तो ये अपना सब कुछ बढ़ाया है। हम लोग सोलर पैनल ही नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सोलर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट
करेगा, जिसके कारण हमें फोकस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को सही मायने में अवेयरनेस लानी पड़ेगी और फार्मर भी इस चीज़ को अवेयरनेस करना पड़ेगा। तो ये बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के हम इन सब चीज़ों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सोलर एनर्जी यहाँ पे एफोर्डेबल होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी सही मायने में इतनी सस्ती है नहीं। तो 2 से लाख 10 लाख रुपए लगाएंगे तब आपको 5 से 10 केवी की एनर्जी प्राप्त हो पाएगी। तो यही यहाँ पे है, जो चीज़ें डेवलप नहीं है, छोटी छोटी कंट्री को सहयोग करना पड़ेगा और तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फिनेंशियल ट्रांसफ़र प्रमोट करना पड़ेगा, तभी रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें हो पाएंगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। अभी यहाँ पे रसिया पहुँचे हैं कौन? आपके डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी। तो यहाँ पे अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं और यहाँ पे जो डील करी गई थी 2021 से लेके 31 तक, उसकी बात करी जा रही है कि भैया कोऑपरेशन करिए। और रसिया तो हमेशा से इंडिया का कोऑपरेशन करा है, इंडिया भी रसिया से कोऑपरेशन लिया है। तो दोनों कंट्री, और आज के डेट में तो और मधुर संबंध बने हैं, जिस संबंध में यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो और यूएसए जैसी कंट्री रसिया के अगेंस्ट में हो, तो इंडिया को बेनिफिट दोनों तरफ से मिलेगा, एक यूएसए, दूसरा रसिया। तो ये इंडिया का आज के समय में अगर बात करें तो जियो पॉलिटिक्स के समय में बहुत ही स्वर्णिम चीजें चल रही हैं। ये नीड के अनुसार हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जियो पॉलिटिक्स है कि जो नीड है उसके अनुसार तो इंडिया की नीड हर कंट्री को है। हम सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मार्केट है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा लेबर है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा लैंड सिस्टम है। तो हर चीज़ यहाँ पे जो भी फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारे यहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हाँ, स्किल लेबर की थोड़ी सी कमी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन स्किल लेबर भी मिल जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? IRIGC M&MTC, ये क्या है? इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, यही चीज़ों पे बात करी जा रही है। एंड्रयू बेल्सेव इनके काउंटर पार्ट हैं, यानी ये भी डिफेंस मिनिस्टर हैं मॉस्को के, रसिया के। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट होने वाला 21 से 31 तक, इसमें कोऑपरेशन की बात करी जा रही है कि इंडिया में मेक इन ड्राइव चलाना है और इंडिया में ही चीज़ें बनाना है। तो वहाँ के मिनिस्टर राजी भी हो गए हैं, साइन किए हैं 21 यहाँ पे प्रोटोकॉल। और IRIGC MMTC किसका है? तो याद रखिएगा क्या चीज़ें हैं, किसको लेकर के हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड है, रसिया से है। यहाँ पे बहुत ही भद्दा मजाक बन गया है दोस्तों, इसको समझिए। ट्रंप तो अभी आने वाले हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। 20 जनवरी को इनका ओथ सेरेमनी होगी। तो ये कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, इनको क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये क्या है? ये PM है। तो कहीं ना कहीं मजाक बना दिए हैं दोस्तों, इनका सीधे मजाक बनाया है इन्होंने। तो कह रहे हैं ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा के यहाँ पे गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, ऐसे करके संबोधित किए हैं ये। तो इनको समझ सकते हैं, किसी का भी मजाक ये बना सकते हैं और कुछ भी ये कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको जो सही लगेगा वो ये तुरंत करेंगे। और इनको अगर क्या कहें हम, यहाँ पे मुझे तो हंसी आ रही है। तो ये गवर्नर ऑफ द स्टेट कनाडा को यहाँ पे बोले हुए हैं, ये जस्टिन ट्रूडो के लिए इस शब्द का प्रयोग किए हैं। तो ये पूरी कहानी है। इजराइल जो है अपना एयर स्ट्राइक काफ़ी तेज कर दिया है सीरिया में। यहाँ पे तो बहुत जगह कम से कम 300+ बमबारी करी है, 400 किलोमीटर का एरिया कवर किया है इसने। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी सीरिया को छोड़ के गए हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे शरण भी लिए हैं दूसरी कंट्री में, और बहुत सारे लोग सीरिया के जो भी मिलिटेंट ग्रुप हैं उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद अल बशीर को यहाँ पे इंटरिम PM के रूप में सीरिया में अपॉइंट किया गया है। ताइवान और चाइना में हमेशा झड़प होती रहती है। सही मायने में ताइवान और चाइना में हमेशा झड़प नहीं होगी दोस्तों, तो USA कैसे निकल के आएगा, हम सभी लोग जानते हैं। तो क्या हुआ है, ये जो पैसिफिक ओशियन है उसमें इसका शिप और एयरक्राफ्ट घूमता रहता है, किसका? चाइना का। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ताइवान को।
हरमीत ढिल्लन को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है अटॉर्नी जनरल सिविल राइट्स को लेकर के। तो ये वही पर्सनालिटी हैं जो इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके सपोर्ट में खड़ी थी ये। तो ये बहुत ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं दोस्तों, और इनका नाम याद रखिएगा, हरमीत ढिंगल, इंडियन ओरिजिन है ये, और ये आपके गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टेटमेंट देती हुई नजर आई हैं, यानी सपोर्ट में सीधे नजर आई हैं किसके, जो यहाँ पे फार्मर थे। तो यहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी असाद की यहाँ पे गवर्नमेंट गिरी है उसके कारण जो भी यूरोप में एप्लीकेशन दायर करी गई थी सीरिया के कैंडिडेट्स के द्वारा, वो सारा का सारा पेंडिंग में पड़ गया है। तो यहाँ पे चीजें चल रही थी कि कैसे ये चीजें चलेंगी, लेकिन सारी की सारी पेंडिंग है। तो यही सारी चीजें हैं जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे सीरिया की अगर बात करें अभी, तो सीरिया का यही लोकेशन है, बड़े बड़े सिटी हैं जो हमास से लेके हमा तक ये सब क्या हो गया है, ऑक्युपाई हो गया है। अब सीरिया को अगर देखा जाए तो 1947 में फलस्तीन ही था, आज के डेट में ये सीरिया बना हुआ। ऑक्युपाई करके ये बहुत लंबा सफर है, कई बार मैं ये चीजें बताया हूँ। 49 से लेके 67 में ये बहुत हैवी स्ट्रगल होती है, वार होती है 6 दिन की, जिसके कारण ये अलग अलग परिस्थिति बन जाती है। तो इनकी जनसंख्या हमेशा जीनोसाइड को ही फेस करी है, आज के डेट में भी वही चल रहा है, और जिसको यूएस सपोर्ट कर रहा है। ये सौराष्ट्र में फॉसिल पाई गई है, वहां पे क्या चीजें निकल के आई हैं कि ह्यूमंस का जो एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो कोई कोस्टल एरिया पकड़ के केवल नहीं आए थे, यही बातें करी जा रही हैं, वो माइग्रेट किए हैं। तो दे माइग्रेटेड, और वो कोस्टल एरिया पकड़ के बस जाना नहीं सीखे थे, वो माइग्रेशन किए हैं एक जगह से लेकर दूसरे जगह। डीएनए में इस प्रकार का पता चला होमोसेपियंस के। तो देख सकते हैं ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट किसको इंडिकेट करता है, ये अजी बेसिन है, और दूसरा बी वाला पार्ट भदर बेसिन। अजी बेसिन और भदर बेसिन वाले एरिया को इंडिकेट किया जा रहा है। मिडिल पैलियोलिथिक साइट ये दिखाता है, मिडिल पैलियोलिथिक साइट आपका दिखाता है। 3 पार्ट में पैलियोलिथिक को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे क्या है आपका अपर अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, 3 पार्ट में ये चीजें डिवाइड होती हैं दोस्तों। ये चीजें, यही वो एरा है जहां पे ह्यूमन अपने औजार बनाना सीखता है, कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स इसी सेशन में ये बनाना सीखता है। तो याद रखिएगा, पैलियोलिथिक से फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक में माइक्रोलिथिक, छोटे छोटे औजार, मछली के वो फंसाने वाली जो कांटी होती है उसका निर्माण करता है, हार्पून जिसे बोलते हैं। ये सब छोटे छोटे हड्डी के बने औजार का निर्माण करता है मेसोलिथिक में। तो यही चीजें हैं मिडिल पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक आते आते आपको क्या करने लगता है, आदमी एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं, धीरे धीरे चीजें शुरुआत हो जाती हैं। अगर देखा जाए कि मानो सच में क्या नदियों के किनारे से नहीं आया है, तो पहले थ्योरी यही थी कि माइग्रेशन किए हम यहाँ से कुछ 40,000 साल पहले, यहाँ पे 2 लाख साल पहले, इस प्रकार से चीजें चली, और इससे माइग्रेट करते 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 हर जगह पर हम पहुंचे, ये देख सकते हैं। तो लेकिन ओरिजिन अगर होमोसेपियंस की देखा जाए तो अफ्रीकन नेशन से बोला जाता है। हम धीरे धीरे डाइवर्ज हुए, डिफ्यूज हुए, और अलग अलग सेटलमेंट बना के रहना शुरू कर दिए। तो हम जहां जहां गए उस क्लाइमेट को एडाप्ट होना सही किए। ह्यूमन ओरिजिन की बात करें तो हम सब होमिनिड हैं, होमिनिड का ये सब होमिनिड थे, ह्यूमन भी होमिनिड है। तो ओरंगूटन के हम लोग कहीं ना कहीं प्रजाति हैं, इसी से हम लोग इवाल्व होकर के ह्यूमन आया है। बाईपेडल हो गए, 2 पैर पे चलना। हम पहले 4 हाथ, ये चित्र भूल जाइए, पहले हम लोग 4 पैर पे चलते थे, 1 2 3 4 जानवर के रूप में थे, ठीक है। अब 2 पैर पे धीरे धीरे शुरू किए हम लोग, तब जाकर के बाईपेडल हुए, 2 हाथ सेपरेट हो गया। मस्तिष्क बहुत छोटा था, मस्तिष्क हम लोगों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, बाद में होमो सेपियंस, आज होमो सेपियंस सेपियंस बोला जाता है। तो व्यक्ति का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरा है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। एक और चीज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चिंता करने की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी चीजें एक जगह पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल्स।